ऑलराइट क्लास। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो होपफुली हमारे पास लास्ट टॉपिक होना तो चाहिए। होम्योस्टैसिस का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 है। होम्योस्टैसिस का लेक्चर नंबर 5 है। उसमें हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी डिस्कस कर ली थी। हमने एक्सक्रीशन का पार्ट हमने स्टार्ट कर लिया था। उसमें एक्सक्रीशन का हमने बेसिक मैकेनिज्म एक्सक्रीशन का देख लिया था कि एक्सक्रीशन कहाँ पे होती है और किन किन कंपाउंड्स की किन किन मॉलिक्यूल्स की एक्सक्रीशन होती है और कैसे वो कंपाउंड्स बनते हैं। जो कि हमने 3 मेजर कंपाउंड्स पढ़े थे, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। वो हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स क्या क्या चीजें एक्सक्रीट करेंगे उनके हैबिटेट के हवाले से, कि वाटर वाले जो होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जो लैंड वाले होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और जो उड़ने वाले जानवर जो होते हैं, परिंदे हो गए, वो हमारे पास यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो ये हमारे पास चीजें हमने मेजर पढ़ ली थी। अब इसके बाद हमें एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना था कि एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो उन एग्जाम्पल्स के रिलेटेड में कि वो जानवर किस तरीके से या फिर वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं। तो पहले जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो एक्सक्रीशन की, वो हमारे पास इन 4 ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। एक हमारे पास है हाइड्रा, एक है प्लेनेरिया, एक है अर्थवॉर्म और एक है कॉकरोच मेरे पास। हाइड्रा, प्लेनेरिया और अर्थवॉर्म्स मेरे ख्याल से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप लोगों ने वो देखे भी होंगे या फिर नहीं भी। अर्थवॉर्म तो मेरे ख्याल से देखा ही होता है सबने, मट्टी में जो होता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा हमारे पास एक किस्म का एक क्रीचर होता है, उसको आप कहेंगे बहुत ही छोटा सा होता है। वो पानी के अंदर मोस्टली पाया जाता है। हाइड्रा जो होता है, उसके नाम से भी आपको पता चल रहा है हाइड्रा या हाइड्रोस के अंदर आ रहा है, तो दैट इज मीन्स कि वो पानी के अंदर होता है। प्लेनेरिया हमारे पास एक किस्म का फ्लैटवर्म होता है जो कि मोस्टली पानी के अंदर ही पाया जाता है। ये भी ठीक है। तो इन दोनों के अंदर, इन चारों के अंदर एक्चुअली हम जो है एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म देखेंगे कि ये जो भी चीज एक्सक्रीट करते हैं तो कैसे एक्सक्रीट करते हैं, इनकी बॉडी अंदर से किस तरीके से इनकी बायोलॉजी मेंटेन हुई भी है कि ये एक्सक्रीशन कर लेते हैं अपनी चीजों। इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। तो अगर हम पहला हाइड्रा की बात करें कि हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, तो हाइड्रा के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है, सिंस हाइड्रा हमारे पास पानी के अंदर मौजूद होता है, तो जो भी चीजें पानी के अंदर मौजूद होती है वो हमारे पास अमोनिया एक्सक्रीट कराती है। तो सिंस हमारे पास हाइड्रा पानी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रा जो है वो भी अमोनिया ही एक्सक्रीट करवाएंगे। तो हाइड्रा हमारे पास जो होता है वो कोई इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म तो होता नहीं है, वो छोटा सा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर से सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो भी हाइड्रा हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है अपने अंदर ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो हमने पढ़ा था वेस्ट जनरेट होती है, तो वो हमारे पास जो वेस्ट होगी अमोनिया, वो जो वेस्ट हमारे पास होगी वो सिंपली हमारे पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के पास जाके डिफ्यूज आउट हो जाएगी और वो पानी के अंदर चली जाएगी। तो ये मेरे पास नॉर्मल सा प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो एक्सक्रीट करेगा। कोई उसे कोई खास ट्यूब्यूल, कोई खास किस्म का चैनल, कोई खास किस्म के प्रोटीन या फिर कोई खास किस्म का तरीका उसको नहीं चाहिए होता। वो सिंपली बस क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर से उसको डिफ्यूज आउट करता रहता है। ऐसा तो बनता रहता है अमोनिया, वो उसको डिफ्यूज आउट करता रहता है आसानी से, उसको कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की तरफ आए तो वो हो जाता है प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया मेरे पास फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म फ्लैट वर्म होता है। फ्लैट वर्म ये मोस्टली वाटर के अंदर पाया जाता है। ये फ्लैट वर्म होता है, मतलब ये चपटा होता है मेरे पास। फ्लैट वर्म्स वो वर्म्स होते हैं जो मेरे पास चपटे होते हैं। ऊपर से आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे, अगर उनको साइडों से देखेंगे ना तो वो पतली सी एक लाइन नजर आएगी। तो वो हमारे पास फ्लैट वर्म्स होते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म की डायग्राम भी हमारे पास बनी हुई। तो अब अगर प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया हमारे पास किस तरीके से बना होता है। हमारे पास ये प्लेनेरिया के अंदर दूसरे और दूसरी चीजें भी होती हैं, लेकिन अगर इसके एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म की बात करें ना, तो अगर आप ये देख रहे हैं सारे की सारी ब्रांचेस जो ये मेरे पास आ रही है, ये ब्रांचेस एक साइड पे और ये दूसरी साइड पे ब्रांचेस, तो ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये ब्रांचेस मौजूद होती हैं। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है। एक्सक्रीटरी कैनाल इसे कहते हैं। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बना के दिखाऊं आपको, तो ये मेरे पास इस तरीके से बना हुआ होता है कि ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी कैनाल है, ठीक है। ये मेरे पास इसकी लेफ्ट साइड है, प्लेनेरिया प्लेनेरिया की बॉडी है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो ये मेरे पास एक्सक्रीटरी कैनाल इस तरीके से इसकी बॉडी में इस साइड पे होता है। अब ये एक्सक्रीटरी कैनाल जो होते हैं ना, ये इसकी बॉडी में साइड में एक होल होता है, पोर जिसे कहेंगे आप। इसकी बॉडी में साइड में ना पोर्स होते हैं। ये प्लेनेरिया की बॉडी में साइड में इस तरीके के पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो काफी बड़े बनाती है मैंने, लेकिन छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी कनाल के अंदर जो भी एक्सक्रीशन के लिए सब्सटेंस आता है वो यहाँ पे आता है।
इस पोर के थ्रू वो डिफ्यूजन करके बाहर निकल जाता। सिंपल सी कहानी। जो हाइड्रा के अंदर हो रहा था, हाइड्रा मेरे पास कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है। वो सिंपल हमारे पास एक ही लेयर थी सेल मेम्ब्रेन की, वो आया निकल गया बाहर, वो निकल गया बाहर, इस तरीके से बाहर निकल लेते हैं। लेकिन प्लेनेरिया के अंदर मेरे पास, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है पूरा, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है हमारे पास, तरह तरह के और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं। तो इसलिए ये एक स्पेसिफिक सा एक चैनल बना हुआ है इधर, ठीक है, एक्सक्रीटरी कनाल बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आता है, वो हमारे पास डिफ्यूजन करके स्पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है। इन पोर्स के थ्रू वो बाहर निकलता जाता है, जहाँ जहाँ भी पोर्स होते हैं इन पोर्स के थ्रू बाहर निकलता जाता है। इस साइड पे भी पोर्स होते हैं, और इसकी दूसरी साइड जो होती है मेरे पास, वहां पे भी एक्सक्रीटरी कनाल्स मौजूद होते हैं मेरे पास। सेंटर में नहीं होते, साइडों में होते हैं। वहां पे भी मेरे पास पोर्स के थ्रू वो बाहर निकलता जाता है मेरे पास आसानी से, ठीक है, वो बाहर निकलता जाएगा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होता है। ये मेरे पास होती है प्लेनेरिया के अंदर। अच्छा, अब ये होती कैसे? अगर हम गौर से देखें ना इसके अंदर, तो ये गौर से मेरे पास अगर आप देखें तो इसके अंदर जगह जगह छोटी छोटी लाइनें निकल रही है, ब्रांचेस की तरह छोटी छोटी लाइनें निकल रही है। उसमें से एक लाइन को इन्होंने जूम करके आपको दिखाया हुआ है, ये जो आपको दिखाया हुआ है, इस एक लाइन को हम कहते हैं फ्लेम सेल, ठीक है, इसको हम फ्लेम सेल कहते हैं इस पूरे को। तो ये अगर मैं आपको सही से बना के दिखाऊं, तो ये एक हमारे पास इसके अंदर से अगर मैं उठाऊं ना, तो फिर ये कुछ इस तरीके का बना हुआ था। ये मेरे पास हो गया एक फ्लेम सेल, ऐसा होता है। ऐसे इसके अंदर काफी होते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस हमारे पास इसके अंदर फ्लेम सेल मौजूद होते हैं। ये मेरे पास एक फ्लेम सेल होता है, इस पूरे को मैं कहूंगा ये मेरे पास है फ्लेम सेल। ठीक हो गया? ये मेरे पास फ्लेम सेल है, तो फिर इसके अंदर मेरे पास क्या चीज होती है? इस फ्लेम सेल के अंदर ये मोस्टली तो खाली होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई ऑर्गन कोई कुछ नहीं होता, ये खाली होता है। जस्ट इसके अंदर एक चीज होती है, वो क्या होता है मेरे पास? इधर सीलिया होता है इसके अंदर। इधर इसके अंदर मेरे पास सीलिया मौजूद होता है, एक ऐसा सीलिया का ना गुच्छा मौजूद होता है। सीलिया बेसिकली होता क्या है? सीलिया हमारे पास हेयर होता है, हेयर या खेर कहें, या फिर उसको आप बहुत पतले किस्म के धागे कहें, आप उसको जनरली उसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, बालों के तरीके का होता है वो, ठीक है। वो आराम से आसानी से मूव कर सकता है पानी के अंदर। पानी में अगर आप एक बाल डाल दें, तो वो कैसे मूव कर रहा होता है? वेव लाइक स्ट्रक्चर में वो मूव कर रहा होता है बाल। उसी तरीके से सीलिया हमारे पास होता है, हमारे लंग्स के अंदर भी वो सीलिया होता है, ठीक है, हमारे कानों के अंदर सीलिया होता है, नॉस्ट्रल्स के अंदर सीलिया होता है। तो वो सीलिया हमारे पास होता है, बहुत ही टफ क्वांटिटी के वो बाल होते हैं हमारे पास। तो इन फ्लेम सेल्स के अंदर हमारे पास एक गुच्छा होता है सीलिया का, एक फ्लेम सेल के अंदर एक गुच्छा होता है सीलिया का हमारे पास। ये सीलिया क्या करता है? ये सीलिया मेरे पास जो होता है वो मूव करना शुरू होता है इस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे करके वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, साइड बाय साइड वो सीलिया मूव कर रहा होता है मेरे पास ऐसे ऐसे करके। तो जब ये सीलिया, ये सारे के सारे इसके अंदर जितने भी सीलिया से मूव कर रहे होते हैं, तो फिर इसके अंदर जितना भी फ्लूइड होता है ना प्लेन एरिया के अंदर, जो टिश्यू फ्लूइड जिसे हम कहेंगे, वो टिश्यू फ्लूइड कहाँ आ जाता है? वो टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है, फ्लेम सेल के अंदर आ जाता है। जब वो टिश्यू फ्लूइड फ्लेम सेल के अंदर नहीं आता, वो बेसिकली टिश्यू फ्लूइड के अंदर जितने भी हमारे पास एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं ना, जो चीजें एक्सक्रीट करानी है, यूरिया हो गया हमारे पास या फिर अमोनिया हमारे पास हो गया, तो वो हमारे पास सारा का सारा इस फ्लेम सेल के अंदर आ जाता है। उस फ्लेम सेल के जब वो अंदर आ जाता है, बाकी सारा टिश्यू फ्लूइड बाहर रह जाता है। फिर ये फ्लेम सेल क्या करता है? ये फ्लेम सेल, इसको यहाँ पे एक कैनाल चल रहा होता है, ये मेरे पास एक्सक्रीटरी कनाल है जो मैंने बनाया था, ठीक है, इनके साइड में ये फ्लेम सेल निकले हुए होता है। तो ये सारा का सारा जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आता है, ये सारा का सारा इस कनाल के अंदर चला जाता है, इस कनाल में ये जा रहा होता है। एंड में मेरे पास यहाँ पे ये पोर होता है, इस पोर से ये बाहर निकल जाता है। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म होता है। प्लेनेरिया का ये हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म हो गया। उसको हम फ्लेम सेल भी कहते हैं, ये जो सेल्स बने होते हैं इनको फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है, या फिर इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक टफ्ट होता है सीलिया का, सीलिया का टफ्ट मतलब एक गुच्छा होता है सीलिया का, जो कि मेरे पास प्रोपगेट करता है, जो कि जब मूव होता है तो उससे क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड के अंदर से सारे के सारे एक्सक्रीटरी सामान जो होता है, वो सारा का सारा फ्लेम सेल के अंदर आ जाता है। फ्लेम सेल के अंदर आके वो एक्सक्रीटरी कनाल में चला जाता है, एक्सक्रीटरी कनाल से वो डायरेक्ट पोर से डिफ्यूज आउट हो जाता है। ये मेरे पास बेसिक मैकेनिज्म है प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन का। ठीक हो गया? अच्छा, एक और चीज इसके अंदर नोट करने की है, जब हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए वो एक्सक्रीटरी कनाल में जब होता है ना, वो कनाल अगर मैं आपको सही से दोबारा एक डायग्राम बना के बताऊं, तो वो कनाल इस तरीके से होता है कि ये मेरे पास इसके एक्सक्रीटरी के कनाल थे, ठीक है, जो फॉर्म जिस फॉर्म में हमें नजर आ रहे होते हैं प्लेनिया के अंदर, एक्चुअली में हमारे पास किस तरीके के होते हैं वो?
क्या कहते हैं, किसी ने हमें ज्वाइन किया है अभी, के खान ने हमें ज्वाइन किया। ये हमारे पास प्लेनेरिया के अंदर हमारे पास ये एक्सक्रीटरी कनाल्स होते हैं। एक्सक्रीटरी कनाल्स के अंदर हमारे पास ये चीज इस तरीके की, अगर मैं बताऊं आपको तो फ्लेम सेल थे हमारे पास, ठीक है। ये मेरे पास एक तरीके का फ्लेम सेल था। ऐसे मेरे पास काफी सारे फ्लेम सेल होता है, हमें पता है, ठीक है। काफी सारे फ्लेम सेल हो गए मेरे पास, सारे के सारे प्रोपेगेट करेंगे, सबके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आ जाएगा। तो ये सारे के सारे फ्लेम सेल्स कहीं ना कहीं पे एंड हो रहे होंगे। वो मेरे पास ये एक्सक्रीटरी कनाल होता है, ये एक्सक्रीटरी कनाल है मेरे पास, ये मेरे पास फ्लेम सेल है, ये मेरे पास है फ्लेम सेल, और ये मेरे पास है एक्सक्रीटरी कनाल। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जितना भी एक्सक्रीटरी सामान आता है वो सारा का सारा इस कनाल के अंदर आ जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ सारा का सारा इस कनाल के अंदर आ गया मेरे पास। अब होता क्या है, ये कनाल मेरे पास यहाँ पे तो ये सीलिया बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जो बैक साइड है ना इसकी, बैक साइड पे हमारे पास प्लेन एरिया की बॉडी आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक हो गया, ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सक्रीटरी कनाल के इस तरफ पोर्स होंगे, एक तरफ सीलिया होंगे अंदर वाली साइड पे, और बाहर वाली साइड जो होती है हमारे पास वहां पे पोर्स होते हैं। तो जो भी एक्सक्रीटरी सामान हमारे पास एक्सक्रीटरी कनाल के अंदर आता है, वो क्या होता है, वो बारी बारी डिफ्यूज आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है यहाँ से। तो ये सिंपल एक्सक्रीशन प्लेन एरिया के अंदर हमारे पास ऐसे होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है अर्थवर्म। अर्थवर्म का हमारे पास आया है कि अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो अर्थवर्म के अंदर हमारे पास जो अर्थवर्म होता है, वो हमारे पास उसके अंदर एक ट्यूब होती है, एक सिंगल ट्यूब होती है मेरे पास, ठीक है। उसके अंदर उसको कहते हैं मेटानेफ्रिडिया, ठीक है, मेटानेफ्रिडिया भी कहते हैं। इनका जो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो ऑर्गन अर्थवर्म के अंदर जो ऑस्मोरेगुलेशन करवाते हैं, और वो ऑर्गन्स जो इनकी एक्सक्रीशन करवाते हैं, ये सारे के सारे एक ही सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हुए होते हैं, ठीक है। एक ही जगह पे ये सारे के सारे बंधे हुए होते हैं, एक ही ट्यूब्यूल है, उसके अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन भी वहीं पर ही होगी, एक्सक्रीशन भी उसी के थ्रू। तो ये होती कैसे है हमारे पास, ये हमारे पास सेगमेंट्स के अंदर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये अर्थवर्म की बॉडी आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये अर्थवर्म की बॉडी है मेरे पास। इसके अंदर अगर आप ये जो व्हाइट वाला पीस देख रहे हैं ना, ये व्हाइट वाला पीस, ये मेरे पास होता है मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। ये एक मेरे पास ट्यूब होती है, जो कि इसकी एक ओपनिंग होगी इसके माउथ की तरफ, और एक ओपनिंग होगी दूसरे एंड पे ओपनिंग होगी इसकी, ठीक है। तो ये ट्यूब मेरे पास आ रही होती है, ये ट्यूब है मेरे पास, ठीक है। ये अर्थवर्म है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अर्थवर्म है, इसके अंदर हमें शो करवाया हुआ है, इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, ये मेटानेफ्रिडिया व्हाइट कलर की ट्यूब आ रही है हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये व्हाइट कलर की ट्यूब से हमारे पास क्या चीज होती है, कि ये ट्यूब जब हमारे पास आती है, तो ये ट्यूब एक साइड पे हमारे पास माउथ की तरफ होती है, और दूसरी साइड पे हमारे पास रेक्टम की तरफ होती है, जहां से वो एक्सक्रीशन करवाएंगे। तो इस ट्यूब के अराउंड हमारे पास, इस ट्यूब के बाहर की तरफ हमारे पास काफी सारी कैपिलरीज भी मौजूद होती है। इस ट्यूब के बाहर की तरफ हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होती है। उन कैपिलरीज का काम क्या होता है, कि जो भी सेल्स वगैरह, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे पास सेल्स के अंदर बन रहा है, वो ब्लड के अंदर आता है। ब्लड के अंदर से कैपिलरीज से हमारे पास वो ट्रांसफर हो जाता है इस मेटानेफ्रिडिया के अंदर, ठीक है। मेटानेफ्रिडिया हमारे पास जो ट्यूब होती है, ये हमारे पास टिश्यू फ्लूइड नहीं कहेंगे, कॉलियोमिक फ्लूइड कहेंगे इसको, ठीक है। कोइलोमिक फ्लूइड हम इसको कहते हैं, क्योंकि अर्थवर्म के अंदर हमारे पास टिश्यू फ्लूइड तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसको कोइलोमिक फ्लूइड कहते हैं। कोइलोमिक फ्लूइड के अंदर हमारे पास सारा का सारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर ही हमारे पास ये ट्यूब्यूल भी मौजूद होती है, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूब्यूल वहीं से ही हमारे पास उसको एब्जॉर्ब करेगी उन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को, और उनको बाहर करती जाएगी सेल से। तो ये हमारे पास इस ट्यूब का काम होता है। Its internal opening called nephretosome, which lies in the coilum, is ciliated funnel-like structure. The coiled tubular part dilates finally to form a bladder before opening to the outside through nephridiophore. While the external minute opening of nephridiophore opens outside the skin, the coiled tubule part dilates to form. अच्छा, ये हमारे पास किस तरीके से बना हुआ होता है, ये हमारे पास इस तरीके से बना होता है कि ये अर्थवर्म का मेरे पास जो है माउथ है, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थवर्म का मेरे पास माउथ है। यहाँ से मेरे पास वो ट्यूब आती है मेटानेफ्रिडिया की, ठीक है। ये ट्यूब मेरे पास आती है, ये मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ, लेकिन ये ट्यूब असल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये होती है बहुत ही कॉइल किस्म की ट्यूब हुई होती है, ठीक है। ये मेरे पास इस किस्म की को ट्यूब ना, ये कॉइल हुई ट्यूब होती है मेरे पास, ठीक है, कॉइल होके आ रही होती है इस तरह।
ये ट्यूब अपने आप में ही अंदर ना फनल लगे हुए होते हैं, इस ट्यूब के अंदर फनल लगे हुए होते हैं इस तरीके से कि ये हर चीज को फिल्टर कर रही होती है। ये ट्यूब में फनल लगे हुए होते हैं। ये एंड में हमारे पास यहाँ के ये एक्सक्रीशन करा देगी ओपनिंग के थ्रू, लेकिन बीच बीच में मेरे पास फनल लगे हुए होते हैं। तो इन फनल का काम क्या होता है, और इन ट्यूब्स के आसपास अगर मैं इस ट्यूब को सीधा बनाऊं, तो ये मेरे पास ट्यूब है। अगर इस ट्यूब को अगर मैं सीधा बनाऊं कि ये मेरे पास ट्यूब है, ठीक है, अर्थवर्म के अंदर इस ट्यूब के इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं। इस ट्यूब के इर्द गिर्द मेरे पास कैपिलरीज आ रही होती है। ये कैपिलरीज क्या करेंगी, इस ट्यूब के अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भेजेंगी, और इस ट्यूब के अंदर जो काम का सामान है ना वो रीअब्सॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, तो इनका एक्सचेंज हो रहा होता है, जो काम का सामान है बॉडी के लिए उसको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सक्रीशन करते वक्त थोड़ा बहुत काम का सामान भी निकल रहा होता है, तो उसको रीअब्सॉर्ब करना, और जो फजूल की चीजें हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है उसको उस ट्यूब के अंदर डालना। तो ये काम हमारे पास कैपिलरीज कर रही होती है। जब वो करते करते हमारे पास एंड तक पहुंच जाती है, कैपिलरीज हमारे पास जब एंड तक पहुंच जाती है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास वो सारा का सारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है, और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, पोर के थ्रू एक बाहर निकल जाता है। स्किन के अंदर पोर होता है, जिस तरीके से इंसानों के अंदर रेक्टम और एनस होता है, उसी तरीके से अर्थवर्म के अंदर भी यहाँ पे एक पोर होता है, उस पोर के थ्रू वो सारा का सारा सामान बाहर निकल जाता है। ये चीज हमारे यहाँ पास होती है अर्थवर्म्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि कोइलोमिक फ्लूइड के अंदर हमारे पास सारा का सारा ट्यूब्यूल, जो पूरी की पूरी ट्यूब होती है, ये सारी की सारी जो होती है वो कोइलोमिक फ्लूइड के अंदर होती है। अब कोइलोमिक फ्लूइड एक तरीके से इंसानों के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड होता है, उसी तरीके से अर्थवर्म के अंदर कोइलोमिक फ्लूइड होता है। उसके अंदर सारे के सारे चीजें होंगी, सारा सामान होगा, खाने पीने का भी सामान होगा, हेल्पफुल सब्सटेंसेस भी होंगे और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी होंगे। तो वो सिर्फ एक्सक्रीटरी को एब्जॉर्ब करके उस ट्यूब्यूल के अंदर डालते हैं, और बाकी सारा सामान वहीं रहने देते हैं। ये हमारे पास हो गया अर्थवर्म का। ठीक है, अर्थवर्म के बाद जो हमारे पास होता है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, हमारे पास होती है कि कॉकरोचेस के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। कॉकरोचेस हो गए या फिर दूसरे इंसेक्ट्स जो हमारे पास होते हैं, फ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया हमारे पास, सेंटीपेड वगैरह हो गया, ये हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास थिन टोब्यूल्स होती है, जिनको हम मैलपिगियन टोब्यूल्स कहते हैं। ये आप ब्रांचेस देख रहे हैं बीच में, अगर ये डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा हो कि ये ब्रांचेस आ रही है बीच में इधर, ये ब्रांचेस अगर आपको नजर आ रही हो, तो ये ब्रांचेस जो हमारे पास होती है ना, इनको मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इन ब्रांचेस को मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। Cells of Malpighian tubules absorb the excretory waste along with some useful substances present in the hemolymph. In the latter part of the tubule, selective reabsorption of useful substances occur and the uric acid is discharged into the rectum. अच्छा जी, ओके। तो इसको अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो ये इस तरीके से होता है कि मेरे पास ये कॉकरोच है, फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच की बॉडी है मेरे पास, तो एज एन एग्जांपल ही लें, ये कॉकरोच की बॉडी है। ये कॉकरोच का यहाँ पे मेरे पास जो है वो माउथ है। ठीक है, कॉकरोच का माउथ है, और यहाँ पे मेरे पास कॉकरोच की ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ से वो एक्सक्रीट करेगा। अब कॉकरोच का मेरे पास यहाँ पे एक ट्यूब्यूल्स हो रहे होते हैं, एक मेरे पास एक ट्यूब आ रही होती है जिससे वो खाना खाता है, जो खाना उसके अंदर आता है। इस ट्यूब के बीच में, इस ट्यूब के बीच में मेरे पास क्या होता है, एक झालरें निकली हुई होती हैं, ऐसे 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 करके। ये झालरों का काम मेरे पास क्या होता है, ये झालरें मेरे पास होती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। इनको हम मैं कहते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये झालरों के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, ये एक जो मैं झालर बता रहा हूँ ना, उसके अंदर सेल जैसे ऐसे मौजूद होते हैं। इन सेल्स का काम क्या होता है कि ये झालरें जो हमारे पास होती है ना, ये क्या करती हैं, ये जो इसके अंदर पूरा का पूरा फ्लूइड है कॉकरोच के अंदर, यहाँ पे क्या करती है, इस फ्लूइड के अंदर से सेलेक्टिवली अब्सॉर्ब करती है सारे के सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को। जो भी हमारे पास हार्मफुल चीजें हैं जिनको एक्सक्रीट कराना है, उसको एब्सॉर्ब करती है, क्योंकि ये हमारे पास फ्रीली मूविंग होती है ना। ये तो मेरे ख्याल से सीलिया की तरह होती है एक तरीके से। ये सीलिया की तरह होती है, तो ये क्या करती है, सारे के सारे फ्लूइड के अंदर जितनी भी चीजें ट्रैप कर सकती है ना, ये एक्सक्रीटरी काम की चीजें छोड़ देती हैं, एक्सक्रीटरी चीजें सिर्फ ये ट्रैप कर लेती हैं अपने। ये ट्रैप करके इस ट्यूब्यूल के अंदर ले आती है, ये ट्रैप करके इस ट्यूब्यूल के अंदर ले आती है चीजों को। ठीक है, ये ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास सारा का सारा एक्सक्रीटरी का सामान आ जाता है। उस एक्सक्रीटरी सामान के साथ साथ हमारे पास कुछ जरूरी चीजें भी आ जाती है, जो कि कॉकरोच को रिक्वायरमेंट होती है, कॉकरोच की खाने पीने का सामान जिसे हम कहेंगे, वो चीजें भी हमारे पास साथ साथ आ जाती है इसके अंदर। अब उन चीजों को हटाने के लिए इस वॉल के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस वॉल के अंदर से वो सेल्स हमारे पास वो चीजें हम निकाल देते हैं, जो काम की चीजें होती है ना,
उनको वापस से फ्लूइड के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। और हमारे पास एंड में आते 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 यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिक एसिड मौजूद हो जाता है। शुरू से हमारे पास सारी की सारी चीजें जमा होना शुरू होती हैं, यूरिक एसिड वगैरह सारी चीजें जमा होना शुरू होती है। काम की चीजें वो निकालते जाते हैं, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करते रहते हैं उसको। और एंड में आते आते हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिक एसिड बच जाता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिक एसिड जब हमारे पास बच जाता है ना, फिर हमारे पास कॉकरोच होता है इस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिक एसिड को अपनी ओपनिंग से एक्सक्रीट आउट करा देता है। सिंपल हमारे पास ये होता है। तो अगर हम दोबारा से एक रिकैप में देखें, तो हाइड्रा के अंदर सिंपल मेम्ब्रेन थी, उसमें डिफ्यूजन हो जा रहा था। प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी कैनाल होता है हमारे पास, जिसमें फ्लेम सेल निकले हुए होते हैं, वो फ्लेम सेल एब्जॉर्ब कराते हैं और डिफ्यूजन करा के बाहर निकाल देते हैं। जो हमारे पास अर्थवर्म था, अर्थवर्म के अंदर हमारे पास एक कॉइल्ड सी ट्यूब होती है जिसको मेटानेफ्रिडिया भी कहते हैं या नेफ्रोटोसोम कहते हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक ट्यूब्यूल होती है। ये हमारे पास उस चीजों को, सामान को एब्जॉर्ब करा करा के अर्थवर्म की एक ओपनिंग से दूसरी ओपनिंग से एक्सक्रीट करवा देती है। उसी तरीके से कॉकरोचेस के अंदर भी हमारे पास होता है। कॉकरोचेस में हमारे पास दो ट्यूब्स मिलकर उनके बीच में जंक्शन होता है, वहां पे मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हमारे पास होती हैं। वो सीलिया के हमारे पास झालरें एक तरीके की होती हैं। वो सेल्स हमारे पास सारे के सारे फ्लूइड के अंदर से एक्सक्रीटरी सामान को जमा करते हैं और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराते रहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिक एसिड की फॉर्म में। ये चीज हमारे पास हो जाती है इन जानवरों के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में। अब अगर हम लास्टली बात करें तो हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन इन मैन। अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन इन मैन हमारे पास होता है। हमने इंसेक्ट्स के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने बात कर ली, हमने मैन के अंदर ये बात करी कि इंसानों के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो इंसानों के अंदर एक्सक्रीशन का हमें बेसिक मैकेनिज्म पता है कि वो किडनी के थ्रू की जाती है, मोस्टली किडनी के थ्रू की जाती है। अच्छा, keeping in mind a broader sense of excretion, removal of unwanted metabolic byproducts, excess salts and excess water, we can safely conclude that excretory organs in man as well as other mammals are comprised of kidney, liver and the skin. These organs play extremely important role in maintaining homeostasis in the body. अच्छा जी, ओके ओके। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि इंसानों के अंदर एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। इंसानों के अंदर एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि जितने भी मेटाबॉलिज्म की वजह से जो भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट बने हैं अनवांटेड, जो हार्मफुल हो सकते हैं, उनको एक्सक्रीट कराना, ठीक है। एक्सेस में जो हमारे पास सॉल्ट्स मौजूद है उनको एक्सक्रीट कराना, एक्सेस में जो हमारे पास वाटर मौजूद है बॉडी के अंदर उसको भी बाहर निकालना बॉडी से। तो ये सारे के सारे काम हमारे पास करने होते हैं बॉडी, इंसानों को और दूसरे मैमल्स को भी करने होते हैं। तो ये सारे के सारे काम मोस्टली बेसिकली हमारे पास सिर्फ तीन चीजों से होते हैं। एक हमारे पास होती है किडनी, ठीक है, किडनी हमारे पास हो गई। एक हमारे पास होता है लिवर। तीसरी हमारे पास होती है हमारी स्किन, जानवरों की भी और हमारी भी। किडनी, लिवर और स्किन, ये तीन ऑर्गन्स हमारे पास हैं। इन तीन ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास सारी की सारी एक्सक्रीशन इन तीन ऑर्गन्स की मदद से होती है, ठीक है। कुछ काम किडनीज करती है, कुछ काम स्किन करती है, कुछ काम लिवर करता है। तो ये हमारे पास हो गई। किडनीज मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन एंड eliminate nitrogenous waste and excess salts and excess water. Liver excretes nitrogenous waste, bile pigments, etc. Skin excretes salts and some other substances along with sweat during perspiration. अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि ये तीनों चीजें क्या क्या करती हैं, तो किडनीज हमारे पास कब काम आती है, किडनीज हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कराने के लिए आती है कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर मेंटेन कराना है, कब पानी ज्यादा करना है बॉडी में, कब पानी कम रखना है बॉडी में, ये सारा का सारा काम किडनी मेंटेन करा रही होती है, ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट भी जो बन रहा होता है बॉडी के अंदर यूरिया की फॉर्म में, क्रेटिनाइन की फॉर्म में, ये सारा का सारा जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है वो किडनी ही करवा रही होती है एक्सक्रीट आउट। ब्लड के अंदर से फिल्टर करके वो ले लेती है और फिर उसके बाद वो हमारे पास यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरिन की फॉर्म में वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सिंपल इसके अंदर ये चीज होती है। लिवर जो हमारे पास होता है, लिवर हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, लिवर भी हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करा रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास लिवर एक और मेन काम क्या कर रहा होता है कि वो जो बाइल पिगमेंट्स हमारे पास जो होते हैं ना, बाइल जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, पित्ते के अंदर जो बाइल हमारे पास जो बनता है, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल होता है, वो फैट को डाइजेस्ट करने में जो बाइल हमारे पास होता है वो भी बॉडी के अंदर अगर जमा हो जाए तो हार्मफुल होता है, वो जहर होता है बॉडी के लिए। तो वो हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना भी जरूरी होता है। तो उस बाइल को जो मैनेज करता है वो लिवर मैनेज करता है हमारे पास। ये चीज हो गई। इसके बाद हमारे पास
स्किन जो हमारे पास होती है, तीसरा ऑर्गन जो हमारे पास था, वो एक्सेस में सॉल्ट जो होते हैं और एक्सेस में जो वाटर होता है हमारे पास, और दूसरे सामान भी होते हैं और दूसरे हमारे पास कंपाउंड्स भी होते हैं, वो सारे के सारे स्वेट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कराती है। हमारी स्किन से जो एक्सक्रीशन होती है वो पसीने की फॉर्म में ही होती है हमारे पास। जब हमें स्वेट आता है तो उस स्वेट की अगर कॉम्पोजिशन देखें तो उसके अंदर हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, हमारे पास जो होता है उसके अंदर वाटर होता है, कभी कभी कुछ क्वांटिटीज में यूरिया भी हमारे पास उसके अंदर मौजूद होता है। ये चीज हमारे पास हो गई। अच्छा, तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें लिवर की, कि लिवर हमारे पास क्या काम करा रहा होता है, हमारे पास 3 मिनट बचे हैं, लिवर मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, अच्छा लिवर मेरे ख्याल से हो जाएगा जी। लिवर हमारे पास क्या हो गया था, लिवर हमारे पास कहाँ पे होता है बॉडी में, हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी जो होती है वहां पे हमारे पास लिवर मौजूद है। उर्दू में लिवर को जिगर भी कहते हैं। लिवर हमारे पास क्या चीज होती है, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का लिवर होता है। सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कहेंगे हम, तो वो लिवर होता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सबसे जरूरी चीज हमारे पास हार्ट और ब्रेन होता है, कि हमारी ब्रेन जो है जिससे हम थिंकिंग करते हैं, हार्ट जो पंप करता है, उसी तरीके से हमारा लिवर जो होता है ना, हमारा लिवर हमारी बॉडी का सेंटर होता है एक तरीके से। कि कुछ भी अगर काम होना होगा, कोई भी दवाई अगर है, कोई भी बीमारी अगर है, तो वो डायरेक्ट असर करती है पहले हमारे लिवर पे। क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं वो डायरेक्ट जाती है लिवर के अंदर। लिवर फिर उस चीज को बताते हैं कि भाई उस चीज को हमारी बॉडी में कहाँ पे जाके काम कर। क्योंकि लिवर हमारे पास एक तरीके से लीडर होता है बॉडी का। लिवर को सारे काम पता होता है कि भाई ये रास्ता यहाँ से जाएगा, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना है। सारे ऑर्डर जो होता है वो लिवर पास करता है। ये चीज हमारे पास होती है लिवर में। तो लिवर हमारे पास क्या है, लार्ज रेडिश ब्राउन हमारे पास एक ऑर्गन होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे ही होता है। ये मेटाबॉलिक सेंटर होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का सेंटर है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी काम अगर हो रहा होगा बॉडी के अंदर तो लिवर को पता होता है कि भाई वो कहाँ हो। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। 3-4 वेन्स हमारे पास आ रही होती हैं जो कि उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है, क्योंकि हर तरफ से इंफॉर्मेशन चाहिए लिवर को, तो काफी सारा ब्लड आ रहा होता है उसके अंदर। A sac-like gallbladder is attached with it for the storage of bile secreted by the liver. Bile is poured into the duodenum by a common bile duct. Rest of its products are released into the blood through hepatic vein. अच्छा, लिवर के साथ साथ हमारे पास एक गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ होता है। गॉल ब्लैडर जिसको हम पित्ता भी कहते हैं एक तरीके से। पित्ता मेरे ख्याल से उसको नहीं कहेंगे, उसको हम कहते हैं, एक उर्दू में एक वर्ड कहते हैं उसको, मैं आपको पता करके बताऊंगा वो वर्ड क्या होता है। गॉल ब्लैडर बहरहाल हमारे पास एक छोटा सा मटर के दाने जितना हमारे पास वो होता है, एक ऑर्गन होता है। उसके अंदर हमारे पास बाइल का जो जूस होता है ना, वो स्टोर हुआ हुआ होता है। बाइल का जूस हमारे पास उसके अंदर स्टोर हुआ होता है। वो बाइल का जूस बहुत खतरनाक होता है। अगर वहां पे कोई डैमेज हो जाए ना किसी को, और वो बाइल का जूस लीक हो जाए, तो वो बॉडी के अंदर बहुत हार्मफुल कॉज हो जाएगा, वो जहर बन जाता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए हमारे पास बाइल को बहुत ही सिक्योर फॉर्म में वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है गॉल ब्लैडर हमारे पास। तो उस गॉल ब्लैडर के अंदर हमारे पास सारा का सारा बाइल स्टोर हुआ होता है। बाकी जितना भी सामान होता है वो लिवर हमारे पास क्या कर रहा होता है, हेपेटिक वेन के जरिए बॉडी के अंदर जगह जगह पे भेज रहा होता है। अच्छा, लिवर हमारे पास क्या होता है, ऑल्दो लिवर परफॉर्म्स हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग हियर टू सम ऑफ इट्स मेन होम्योस्टैटिक फंक्शन। लिवर जो होता है वो काफी सारे फंक्शंस कर रहा होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम होम्योस्टैसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए होम्योस्टैटिक फंक्शन जो लिवर परफॉर्म कर रहा होता है हम सिर्फ उनकी बात करेंगे कि होम्योस्टैसिस से रिलेटेड लिवर क्या काम कर रहा होता है। तो एक काम तो हमारे पास ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म करा रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को मेटाबोलाइज करना, कि अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट की चीज खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल, तो वो लिवर के अंदर जाएगा। लिवर हमारे पास एंजाइम्स को लेकर आएगा और वहां पे उस ग्लूकोज को तोड़ देगा हमारे पास, या फिर उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के या तो सेल्स के पास भेज देगा स्टोर होने के लिए, या तो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, या फिर जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे भेज देगा। उसी तरीके से लिपिड्स जो हमारे पास, फैट अगर हम खा लेते हैं, चर्बी वगैरह जो होती है, तो वो हमारे पास लिवर के अंदर जाकर डाइजेस्ट होगी। वो लिवर हमारे पास क्या करेगा, उस गॉल ब्लैडर के अंदर से थोड़ा सा बाइल लेगा, उस बाइल को क्या कहते हैं यूज करके उसको लिपिड को डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों का हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और लिपिड जो होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर उन चीजों को स्टोर करना है, उन चीजों को कहाँ इस्तेमाल करने के लिए भेजना है, वो सारा का सारा लिवर डिसाइड करता है हमारे पास। ये चीज हमारे पास हो गई। एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन। अच्छा, लिवर का मेन काम जो हमारे पास होता है ना, वो एक काम ये होता है कि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कराना। ग्लूकोज की
कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कराना होता है, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कराता है लिवर हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई ग्लूकोज की चीज खा ली है, कार्बोहाइड्रेट की हमने कोई चीज खा ली है, फॉर एग्जांपल हमने नाश्ते में बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, तो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो होता है ना वो बढ़ जाएगा। ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, बल्कि हमारे पास ग्लूकोज तो नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया हमारे पास। मैं इसको कार्ब लिख दे रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये ब्लड हमारे पास जाता है लिवर के अंदर, ये गया लिवर के अंदर। लिवर डिटेक्ट करता है कि भाई इस ब्लड के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट की तादाद जो है वो बढ़ी हुई है, मतलब इसने अभी अभी कोई मीठा खाना खाया। तो लिवर हमारे पास क्या करता है, लिवर हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर देखता है कि कहीं पे अगर कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है। अगर कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जितना भी इसने कार्बोहाइड्रेट खाया था ये सारा एक्सेस में है हमारे पास, अब इसको जाया तो होने नहीं दे रहा। लिवर क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म, ग्लाइकोजन की फॉर्म। ये कार्बोहाइड्रेट तो मेरे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट जनरल टर्म है, मोस्टली मैं सही लिख रहा था, वो ग्लूकोज ही होता है जो बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर, वो ग्लूकोज ही बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो इसको लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इसको स्टोर कर लेता है वहां पे, इसको कर लेता है स्टोर वो। अब अगर बॉडी में कभी ऐसा हमारे पास इवेंट आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हमने रोजा रखा हुआ है, जब हमने रोजा रखा हुआ है तो हम कुछ खा पी नहीं रहे, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो होता है ना वो कम हो जाता है। हम कुछ खा नहीं रहे तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज कम हो गया। तो फिर लिवर के पास जब कहानी जाती है तो लिवर हमारे पास डिटेक्ट करता है कि भाई ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज कम हो गया, बंदा गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो फिर लिवर क्या करता है, जो उसने ग्लाइकोजन स्टोर किया होता है ना, उस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया और उस ग्लूकोज को भेज देता है ब्लड के अंदर, ताकि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए वहां पे। तो ये लिवर का मेरे पास काम होता है, होम्योस्टैसिस फंक्शन होता है ये हमारे पास। कि होम्योस्टैसिस हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही होती है तो उसको डिक्रीज कराते हैं, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो उसको डिक्रीज करा दिया, स्टोर करा दिया। अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो फिर उसको इंक्रीज करा दिया हमने, ये हमारे पास होम्योस्टैटिक फंक्शन हो गया इसका। ये चीज हमारे पास हो गई। उसके बाद हमारे पास लिवर और क्या काम करता है, लिवर हमारे पास डीअमाइनेशन कराता है या फिर यूरिया फॉर्मेशन कराता है। डीअमाइनेशन या फिर यूरिया फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जो भी हमारे पास प्रोटीन जो होते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को डाइजेस्ट कर रहा होता है, उसी तरीके से वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर रहा होता है। प्रोटीन के अंदर हमारे पास जो होता है वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अलग से वो डाइजेस्ट करता है, उनकी डीअमाइनेशन करता है। डीअमाइनेशन जब करता है तो प्रोटीन के अंदर से जो NH2 वाला पार्ट होता है ना, अमाइनो वाला पार्ट जो होता है प्रोटीन के अंदर से, वो वाला पार्ट वो सेपरेट आउट कर देता है और उस पार्ट से हमारे पास बनता है यूरिया। यूरिया जो कि हमारे पास एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। तो लिवर वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बनाता है और फिर वो किडनी अपने पास बुला लेती है उसको, यूरिया को, फिर वहां से वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिया यूरिन के अंदर। तो ये मेरे पास क्या होता है, द बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्सेस प्रोटीन और अमाइनो एसिड। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमारे पास अगर एक्सेस में आ जा रहा था तो वो क्या हो रहा था, सेव हो जा रहा था, वो स्टोर हो जाता था आसानी से। लिपिड भी उस हिसाब से स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर, चर्बी जो चढ़ जाती है, मोटे जो लोग हो जाते हैं, वो लिपिड भी स्टोर हो जा रहा था। लेकिन हमारे पास प्रोटीन अगर बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए ना तो वो स्टोर नहीं हो पाता, बॉडी के अंदर प्रोटीन स्टोर करने की काबिलियत नहीं है। तो क्या करना पड़ता है, मजबूरन उस प्रोटीन को डिग्रेड करके उसको जाया करना पड़ता है हमें, क्योंकि प्रोटीन तो इतना ज्यादा स्टोर हो नहीं सकता हमारे पास। तो उस प्रोटीन की फिर किस तरीके से डाइजेशन होती है, उस प्रोटीन की डीअमाइनेशन होती है। डीअमाइनेशन के अंदर उस प्रोटीन के अमाइनो वाले पार्ट को अलग कर देते हैं और उसको भेज देते हैं एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि उससे यूरिया बन जाता है, वो चला जाता है एक्सक्रीशन के लिए। बाकी जो हमारे पास बाकी प्रोटीन का जो पार्ट होता है उसको डिफरेंट जगहों के ऊपर बॉडी जो होती है वो इस्तेमाल कर देती है हमारे पास। तो प्रोटीन हमारे पास स्टोर नहीं होता बेसिकली, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी में चल रहा होता है हमारे पास। ये हमारे पास एक साइकिल होती है, ऑर्निथीन साइकिल हमारे पास होती है। इसके अंदर हमारे पास जो होता है वो नाइट्रोजन के जो हमारे पास प्रोटीन होता है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यूरिया की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। ये हमारे पास आगे डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। इसके अंदर अमाइनो ग्रुप्स NH2 हमारे पास रिमूव हो जाते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, while rest of the residual amino group is supplied to carbohydrate metabolism for respiration. Recall that ammonia is highly toxic to cells, so it must not be allowed to accumulate. So ammonia is supplied to ornithine cycle, urea cycle, in which it combines with CO2 and converted to a less toxic substance, urea, after a series of reactions. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक और चीज जो होती है वो क्या हो रही होती है कि
जो भी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, जो भी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स मेरे पास जब एक्सेस में हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उनका जो NH2 वाला पार्ट होता है, NH2 वाला पार्ट, या फिर उसको अमाइनो ग्रुप भी कह सकते हैं। अमाइनो ग्रुप जो हमारे पास होता है, वो अमाइनो ग्रुप मेरे पास क्या होता है, उसको सेपरेट आउट कर दिया जाता है, डीअमाइनेशन करते हैं। तो जब डीअमाइनेशन होती है ना, तो ये अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर। अब हमने पीछे भी पढ़ा है कि अमोनिया जो होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, उसको बॉडी के अंदर थोड़ी देर के लिए भी नहीं रख सकते। तो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। इस अमोनिया को बॉडी कन्वर्ट कर देती है यूरिया के अंदर। ये कन्वर्ट कैसे होता है, इस अमोनिया को हम भेज देते हैं ऑर्निथीन साइकिल में। ऑर्निथीन साइकिल में, इस साइकिल के अंदर रिडक्शन होती है इस अमोनिया की, इसमें से ऑक्सीजन निकाला जाता है, हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, और उसको हम यूरिया की शक्ल में बदल देते हैं। यूरिया हमारे पास लेस टॉक्सिक होता है, उसको बॉडी के अंदर स्टोर आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास उसको यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसी तरीके से बाइल की हमारे पास प्रोडक्शन होती है। बाइल हमारे पास क्या होता है, येलोइश ग्रीन हमारे पास फ्लूइड होता है, जो हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल है बिलिवर्डिन की, बिलिरुबिन की, उसके अंदर सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास इस्तेमाल होता है फैट्स की डाइजेशन के लिए, फैट्स यानी लिपिड्स की डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास चीज हो गई। ठीक हो गया। बाइल पिगमेंट्स आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ हीम पार्ट। बाइल बनता कैसे है, जो भी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उन रेड ब्लड सेल्स को जब तोड़ा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेड ब्लड सेल्स की एक टाइम लिमिट होती है कि वो इतने अरसे तक जिंदा रहे, तो जब वो मरने का टाइम आ जाता है रेड ब्लड सेल का, तो फिर उसको तोड़ते हैं। उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर से हीम ग्रुप हमारे पास होता है। हीम ग्रुप हमारे पास होता है, उस हीम ग्रुप को लेकर, उस हीम ग्रुप को इस तरीके से एडजस्ट करके बाइल बना दिया जाता है। येलोइश ग्रीन सा लिक्विड होता है, तो वो इस्तेमाल होता है हमारे पास फैट्स की डाइजेशन। उसी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास होती है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जो कोई भी हार्मफुल चीज आ रही है अगर बॉडी के अंदर, कोई भी अगर वो हार्मफुल चीज को कांटेक्ट में ला रहा है, अगर कोई वो शराब पी रहा है या फिर कोई ड्रग्स वगैरह है, कोई हार्मफुल दवाई खा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिवर के ऊपर आएगी। वो लिवर पे जब आती है तो फिर लिवर क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब जो भी उसके अंदर हार्मफुल चीजें होती है ना, उनको एडिट करके, उनको चेंज करके, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर कोई बंदा कोई ड्रग ऐसा ले रहा है जो हार्मफुल है, तो लिवर क्या करेगा, उस ड्रग की प्रॉपर्टीज के अंदर जो चीज हार्म कॉज करती है ना, उस चीज को वो किसी और चीज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इससे वो डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। लेकिन अगर वो ड्रग बहुत ज्यादा बंदा लेता रहेगा तो लिवर डैमेज हो जाएगा हमारे पास, फिर लिवर उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा, और फिर वो चीज का जो डैमेज होना होता है, फिर वो डैमेज होता है हमारे पास। ये हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है हमारे पास। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एग्जांपल दी हुई है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास बहुत ही एक हार्मफुल केमिकल होता है जो कि ड्रग्स के अंदर मौजूद होता है। अगर ये ड्रग हम ले लें, ऐसे ड्रग्स जिनके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद है, तो वो बॉडी के अंदर तो रह नहीं सकता। हमारा लिवर क्या करता है, उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बीच में से तोड़ के हाइड्रोजन अलग कर देता है और ऑक्सीजन अलग कर देता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है। कैटालेज हमारे पास एंजाइम होता है जो ये काम करता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है हमारे पास, तो इससे वो हार्मफुल सब्सटेंस हार्मलेस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास बनता है, एक फैट का मॉलिक्यूल है, वो भी लिवर के अंदर बनता है। लिवर के अंदर क्योंकि सारे के सारे फैट्स वहां पे आते हैं, तो फैट्स को स्टोर करने के लिए वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में उनको तब्दील कर देता है। जिस तरीके से वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बना रहा था, उसी तरीके से वो फैट्स को कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में बना देता है हमारे पास। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, and if in excess it is removed in bile. Its excess amount is in gallbladder can precipitate to form gallstone which may lead to jaundice. अच्छा, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की तादाद बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो होता है फिर वो गॉल ब्लैडर के ऊपर असर करता है। गॉल ब्लैडर के ऊपर जब असर करता है तो गॉल ब्लैडर में फिर आपकी पथरी हो जाती है। पथरी मतलब वहाँ पे गॉल स्टोन्स बन जाता है, आपके पास पत्थर बन जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल जाके बाइल के साथ इंटरेक्शन करता है, और फिर वो बाइल उसको एब्जॉर्ब करके हमारे पास वो पत्थर की शक्ल ले लेता है, तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। बस बेटा, ये आखिरी हमारे पास रह गया थर्मो रेगुलेशन और स्टोरेज ऑफ वाइटामिन। 2 लाइनें रह गई हैं बस, वो 2 लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू इट्स एफिशिएंट ब्लड सप्लाई, हमारे पास एफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है तो क्या चीज होती है, थर्मो रेगुलेशन भी होता है।
थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना, कि टेम्परेचर हमारे पास मेंटेन रहे उसके अंदर, लिवर के अंदर। तो टेम्परेचर हमारे पास मेंटेन रहता है, इतना ज्यादा हमारे पास ब्लड आ रहा होता है तो लिवर हमारे पास टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा होता है, ताकि वो टेम्परेचर देख रहा होता है भाई अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो क्या रिएक्शन करने हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो क्या रिएक्शन करना है, तो लिवर ये चीज भी देख रहा होता है। उसी तरीके से लिवर हमारे पास वाइटामिन को भी स्टोर कर रहा होता है, जैसे कि ए बी और डी वाइटामिन हमारे पास होते हैं, लिवर उन वाइटामिन को भी स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, बस यहाँ तक हमने इसको ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यूरिनरी सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे, किडनी के पूरे फंक्शंस हैं, पूरा यूरिन कैसे बनता है, कैसे एक्सक्रीट होता है। इसके साथ फिर हम क्लास करते हैं।